नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के बीपीएससी तैयारी 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस की सीरीज लेकर आए हैं। और ये जो जीके जीएस की सीरीज है ये पीआरटी और जूनियर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल स्टडी के। और यहाँ पे साइंस के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। याद रखिएगा साइंस के भी कुछ क्वेश्चन है और आपको जीएस के जीके के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सभी कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन हैं आज करवाए जाएंगे। हमारी क्लास नंबर 4 है, इसके पहले 3 क्लासेस जो है जीके जीएस की करवाई जा चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इस क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन एमओयू की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष से शुरू की गई थी? ये बताना है। जो समझौता ज्ञापन किया जाता है तो ये किस पद्धति, ये जो समझौता ज्ञापन की पद्धति है ये सर्वप्रथम किस वर्ष से शुरू की गई थी? 1980 81, 1984 85, 1987 88 या 1991 92? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1987 88 में समझौता ज्ञापन एमओयू की पद्धति सर्वप्रथम शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड एनएईबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1987 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1995 ईस्वी या 1998 ईस्वी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड एनएईबी की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रेखा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? जो रेखा समिति है इसका संबंध निम्न में से किससे है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कर सुधार या इनमें से कोई नहीं? याद रखेंगे जो रेखा समिति है, रेखा समिति का संबंध आपका अप्रत्यक्ष कर से है। याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स से इसका संबंध है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? जो राष्ट्रीय महिला कोष है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तीसरी, 5वीं, 8वीं या 10वीं? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। दशावतार मंदिर देवगढ़, भीतर गांव का मंदिर कानपुर, बुमरा का शिव मंदिर सतना या तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर? इसमें बताना है कौन है। याद रखिए आपका जो दशावतार मंदिर देवगढ़ है यहाँ एक 12 मीटर ऊंचा शिखर है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और ये भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण यहाँ पे मिलता है। 12 मीटर का शिखर है, याद रखिए 12 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा इसकी उपलब्धता सर्वाधिक देखने को मिलती है, ये बताना है। तो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक पोटास की सर्वाधिक उपलब्धता पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 7, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट की बात करेंगे, यह किसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? ग्रेट निकोबार, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या उत्तरी अंडमान? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट को माना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ये बताना है। जो ब्राह्मणी एवं बैतरणी है ये किसकी सहायक नदियां हैं? क्षिप्रा, महानदी, नर्मदा या कोई नहीं? तो इसका जो याद रखेंगे महानदी।
तो आपकी महानदी है ये कहाँ है? उड़ीसा में है। महानदी आपकी कहाँ है? ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है महानदी। और यहाँ पर ब्राह्मणी एवं बैताड़ी इसकी प्रमुख और सहायक नदियां हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? महानदी पर ही हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है, ये प्रमुख दर्रे और राज्य दिए हुए हैं। इसमें बताना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा की बात करेंगे तो क्या ये जम्मू कश्मीर में है? यस, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, एकदम सही है। ठीक है, फिर रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यस, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सुमेलित है। चांगला दर्रा, चांगला दर्रा आपका मेघालय में स्थित है, ये गलत है। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये एकदम सही है। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा और है जिसका नाम है दिफू, दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चांगला दर्रा मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? कहने का तात्पर्य है कि आर्सेनिक की अगर मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी, ब्लैक फुट, इटाई या इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। इससे जो है ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है, याद रखेंगे। बहुत खतरनाक रोग है, जब जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है तो इसमें ब्लैक फुट और हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ये बताना। क्या नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून या नागपुर? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? ये बताना है। अमीर ए जुमला की बात की गई है, यह किस विभाग से संबंधित था? मंत्रियों, कर्मी का निरीक्षण, अर्थ विभाग का अध्यक्ष, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, वकील सल्तनत का सहायक। याद रखेंगे, बहमनी राज्य की बात है और बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला की बात करेंगे। ये अमीर ए जुमलो जो है ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है, सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं। सनकादि संप्रदाय जो है इससे संबंधित संत कौन से हैं, ये बताना है। निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य? सनकादि स्वामी संप्रदाय से संपादित सनकादि संप्रदाय जो है इससे संबंधित संत हैं आपके निम्बकाचार्य, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका संबंध सनकादि संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? दिल्ली के अमीर थे, इनका जो है दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था, ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक था और इल्तुतमिश को वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आप सभी को पता है होगा, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं दिल्ली के। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल की बात करेंगे, 1210 से लेकर के 1236 AD तक उनका शासनकाल रहता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 सूची 2 दिया है, मठ और स्थान दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा मठ किस स्थान पर है इसके बारे में आपको बताना है, याद रखिएगा। हेमिस मठ की बात करेंगे। हेमिस मठ आपका कहाँ स्थित है? यह है आपका जो हेमिस मठ है यह स्थित है आपका लद्दाख में, याद रखेंगे। यह आपका कहाँ स्थित है? हेमिस मठ। हेमिस मठ आपका लद्दाख में स्थित है, ए का 3 हो जाएगा। हेमिस मठ लद्दाख हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर है तवांग मठ। तवांग मठ की बात करेंगे, ये कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान से देखिएगा। बोधि मंडा मठ
स्थित है? ये आपका स्थित है बोध गया में। बोधिमंडा मठ बोध गया बिहार में स्थित है। नाम नाम ग्याल मठ आपका धर्मशाला में स्थित है। दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A3B1 C4D1 D2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और एक बार फिर से देख लीजिए, हेमिश मठ लद्दाख, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, फिर है आपका बोधिमंडा मठ बोध गया, और नामग्याल मठ ये आपका धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धर्म या धम्म की व्याख्या की गई है? पहले, छठे, नौवें या 11वें? याद रखिएगा, अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें धर्म की व्याख्या की गई है? तो धम्म की जो व्याख्या है ये की गई है 11वें शिलालेख में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेशम बनाने की तकनीकी, जो रेशम टेक्नोलॉजी है, रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सर्वप्रथम किस देश में होता है? ये बताना है कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले रेशम बनाया गया। भारत, चीन, इंग्लैंड या मिस्र? याद रखिए, चीन सबसे पहले जो रेशम बनाने की तकनीकी का विकास हुआ था वो चीन में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? दांडी, धरसाना, वडाला या सूरत? याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था उस समय सरोजनी नायडू के द्वारा धरसाना जिले, जो धरसाना पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था धरसाना में। तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? उलर, कर, नाटू या सभा? चोलों के शासनकाल की बात की है तो चोलों के शासनकाल में जो सभा है, सभा एक ब्राह्मणों का संगठन था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न है, आंसर देखिएगा, 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारी दिए हुए हैं और एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। लियाकत अली खान की बात करेंगे तो ये लियाकत अली खान जो थे, इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कहां से इन्होंने भाग लिया था? तो लियाकत अली खान की बात करेंगे, इन्होंने जो भाग लिया था इलाहाबाद से। याद रखिएगा, लियाकत अली खान ने इलाहाबाद से भाग लिया था। खान बहादुर खान की बात करेंगे तो खान बहादुर खान ने बरेली से इसका नेतृत्व किया। खान बहादुर खान ने। अजीमुल्ला शाह की बात करेंगे, अजीमुल्ला की बात करेंगे तो इन्होंने फतेहपुर से इसका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल की बात करेंगे तो इन्होंने लखनऊ से संबंध था इनका, लखनऊ से इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इसका A4, B3, C1 और D2 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? जो अधोलिखित निस्यंदन सिद्धांत है यह किस क्षेत्र से संबंधित था? ये बताना है। शिक्षा, रेल, सिंचाई या कर? किससे संबंधित है बताइएगा। क्या अधोलिखित निस्यंदन जो सिद्धांत है यह आपका शिक्षा से संबंधित है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट जो था इसको पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या एनी बेसेंट? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी बताइएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में केशव चंद्र सेन इसमें शामिल थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ ये बताना है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन या जलियांवाला बाग हत्याकांड? याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा अधिवेशन मतलब कौन सी घटना घटित होती है? याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में आता है, याद रखेंगे।
रॉलेट सत्याग्रह इसके बाद होता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी इसके बाद में है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, और ये किसके विरोध में होता है? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में ही होता है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत की विधानसभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा? भारत की जो संविधान सभा है इसके गठन का जो प्रस्ताव है ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946 में, याद रखिएगा। अप्रैल 1946 में भारत आता है कैबिनेट मिशन, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के लिए गणतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? याद रखिएगा, मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? गणतंत्र। ये ऑप्शन हो जाएगा गणतंत्र इसके लिए आदर्श है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? ये बताना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कौन सा रिट है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है? परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षेप या बंदी प्रत्यक्षीकरण? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कौन सा ऐसा रिट है जो पूछता है? याद रखिएगा, इसके लिए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब रिट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बताती है। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन को, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी है पकड़ लेते हैं और 24 घंटे के अंदर अगर उसे न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है तो न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय उसे कहता है कि हमें जो है बंदी को, जो बंदी है उसको सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को संबोधित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, हमने 26 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। अगर क्लास एक बार पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी लोग, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार? याद रखिएगा, कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार? याद रखिएगा, यह है आपका समानता का अधिकार। यह भारतीय संविधान के द्वारा जो है प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचना के अधिकार को बाद में ऐड किया गया है, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, और शासन का अधिकार कोई भी मौलिक अधिकार आपका नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके इसको लीगल राइट बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसा अधिकार? इसको कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया है, याद रखिएगा। इस अनुच्छेद में इसको रखा गया है, अनुच्छेद 300A में इसको अभी वर्तमान में रखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। सूचना के अधिकार को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है, लेकिन इसको जोड़ा गया है बाद में, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य रीजन क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे याद रखेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे यही तात्पर्य है कि अगर राज्य को नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं तो राज्य के जो कर्तव्य होंगे जिनके माध्यम से राज्य किसी व्यक्ति को उसके जितने भी दायित्व हैं उनसे उसे अवगत कराएगा, और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक राज्य के लिए जरूरी है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं? इसमें बताना है ऐसी कौन सी समिति है जो संसद की स्थायी समिति नहीं है।
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। याद रखिएगा, इसमें संसद की स्थायी समिति तो नहीं है, वो है आपके वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। यह संसद की कोई भी स्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों संसद की स्थायी समितियां हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, इसके विरुद्ध जो है प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, या राज्यों की विधानसभाओं में? याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, राज्यों की विधानसभाओं में हो ही नहीं सकता। ये डी ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विरुद्ध, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है, तो सेंट्रल जो असेंबली है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, केवल लोकसभा। अगला प्रश्न है 31, 31 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का क्या है? प्रदूषण सूचकांक है। क्या है? एक प्रकार का ये प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में या उपयुक्त सभी में? जलीय ऑक्सीजन अवस्था आवश्यकता की बात करेंगे। यह एक प्रकार का जो है क्या है? प्रदूषण सूचकांक है, और यह जलीय वातावरण में है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली जलीय वातावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर प्रश्न है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो हम कैसे मापेंगे? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है नदी के जल का प्रदूषण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 33, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या श्रीलंका। शुक्ला फांटा तो वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका स्थित है नेपाल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन है, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? जो शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? हेनरिक हर्टेज, मार्कोनी, जोहान रीटर या न्यूटन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरिक हर्टेज। हेनरिक हर्टेज ने लघु रेडियो तरंग की खोज की है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेनरिक हर्टेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? कील उखाड़ने का जो हथौड़ा होता है, ये किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक श्रेणी, द्वितीय उत्तोलक श्रेणी, तृतीय उत्तोलक श्रेणी या A+B दोनों? याद रखेंगे, जो कील उखाड़ने का हथौड़ा होता है, यह आपका प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण होता है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, प्रथम उत्तोलक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? डायनामो, टरबाइन, पवन चक्की या इनमें से सभी? सभी में क्या है? याद रखिएगा, सभी में यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को, सभी, डायनामो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, टरबाइन भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और पवन चक्की भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए बिना कंटिन्यू आपको क्वेश्चन करवाते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है सेशन, क्योंकि कभी कभी होता है कि मतलब बोरिंग नहीं लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आप कंटिन्यू और थोड़ा सा दिमाग लगा करके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत ही मजा आने वाला है आपको। इन सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को लेकर के आधे घंटे में, 1 घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो जाता है। लगभग जितना जीएस का पूरा पोर्शन है, साइंस का पोर्शन है, सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है,
जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी अदिश राशि है, इनमें से सभी सत्य हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जी के सामने कौन सा असत्य है ये बताना है। असत्य मतलब गलत होता है। गलत कौन सा है? जी एक अदिश राशि है, ये इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। जी का मान जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, ये भी सही है। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी एक जो गुरुत्वीय त्वरण जी है, यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि, याद रखें। अगला प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 38, 38 नंबर प्रश्न है, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? याद रखेंगे, जो द्रव होते हैं, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर जो तापमान उसका श्यानता है, श्यानता हमेशा क्या करता है? घट जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये घटता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? विद्युत धारा का चालक है, ये बताना कौन सा तत्व इसमें। जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन या कार्बन? याद रखिए, विद्युत धारा का चालक कौन सा है? सिल्वर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? कार्बोहाइड्रेट का जल अवघटन, जल का प्रकाश अपघटन, CO2 की कमी, या क्लोरोफिल का टूट जाना? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? याद रखिएगा, जल के प्रकाश का अपघटन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41, 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? खान, पशुधन, मुद्रापूर्ति, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, राष्ट्र की संपदा में इसको शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्र की संपदा की बात करेंगे तो इसमें जो है खान को शामिल करते हैं, पशुधन को शामिल करते हैं, मुद्रापूर्ति को शामिल नहीं किया जाता। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, बंदी की दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा, तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बंदी की जो दुविधा है, प्रिजनर्स डायलेमा, इनसे, और यह इससे संबंधित है। कांच निर्माण की तकनीकी, चमड़ा उत्पादन की तकनीकी, नौ वाहन उद्योग में उपयुक्त शब्द है, एक क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में एक। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रीडा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में एक होता है प्रिजनर्स डायलेमा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, 93 नंबर क्वेश्चन है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? यूएनडीपी की बारे में बात की जा रही है, और इसे कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? 8, 9, 10 या 15? याद रखेंगे, इसमें जो है टोटल 10 प्रत्यय होते हैं या 10 आयाम होते हैं। याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 10 प्रत्ययों से मिलकर बना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है, ये बताना है। अगला भाग, मध्य भाग, या किनारों पर? मनुष्य की जो जीभ होती है, इसमें कहाँ पर हमें कड़वाहट संवेदना होती है? याद रखेंगे, पिछले भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिछला भाग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या एंटेरोकाइनेज? याद रखेंगे, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? याद रखेंगे, यह आपका है पेप्सिन। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? याद रखिए, हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला जो विटामिन है, वह हो जाएगा आपका विटामिन डी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी, और ये सबसे तीव्र गति से बनता है हमारे शरीर में। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं?
पाचक एवं श्वसन नलियां जो है ये आपस में किस भाग में क्रॉस करती हैं? ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली या श्वास नली? तो याद रखिएगा ये आपका ग्रसनी ग्रसनी वाला जो भाग होता है, शरीर का ग्रसनी वाला जो भाग है, इसमें पाचक एवं श्वसन नलियां आपस में क्रॉस करती हैं, याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, ग्रसनी। अगला प्रश्न 48 48 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में मूत्राल्म, जो मूत्राल्म अम्ल है, तो मूत्र अम्ल है कि उसके उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? अगर रक्त में मूत्राम्ल में उच्च स्तर के कारण, अगर जो रक्त में मूत्र होता है, अगर इसके उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है? दमा, हृदय, गाउट या इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो याद रखिएगा इसमें आपका गाउट नामक रोग हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त में अम्ल के उच्च स्तर के कारण गाउट नामक रोग आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर प्रश्न है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? कॉर्निया, ओराइड, आइरिश या व्रिटिमस पिंड? ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो जिसमें वर्णक होता है और यही व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। याद रखिएगा यह है आपका आइरिश। आइरिश एक ऐसा पार्ट है जिसमें वर्णक पाया जाता है, आइरिश। ठीक है, आइरिश होता है जिसमें वर्णक पाया जाता है और ये व्यक्ति की आंखों का जो रंग है उसको निश्चित करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा ये, गोलकृमि एक मानव परजीवी होता है। क्या है ये गोलकृमि? तो गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से में पाया जाता है, ये बताना है। क्षुद्रांत, यकृत, बृहदांत्र या एप्लसपी दोनों? याद रखेंगे इसमें किस में पाया जाता है? गोलकृमि। गोलकृमि एक मानव परजीवी है, यह किस में पाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्र हमारे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज, जितनी भी बीपीएससी तैयारी 4 से संबंधित वीडियोज हैं, अभी बीपीएससी तैयारी 4 के लिए हम घटना चक्र भी लेकर के आने वाले हैं। तो घटना चक्र हम लोग एक बार पूरा डिटेल घटना चक्र कंप्लीट करेंगे बीपीएससी का जो है, और इसके बाद उसको जो है उसका रिवीजन करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इस क्लास की जो पीडीएफ है अभी थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।